हु रूल्स द वर्ल्ड बुक समरी का भूमिका। दुनिया को असल में कौन चला रहा है? क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया भर की घटनाओं के पीछे असल में कौन है? तो तैयार हो जाइए ये देखने के लिए कि कैसे ताकतवर देश, कॉरपोरेशंस और गुप्त संस्थाएं हमारी जिंदगी पर असर डालती हैं और क्यों वे शायद आपका भला नहीं चाहते। आप जानेंगे कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद शक्ति का संतुलन कैसे बदला, क्यों आज का ग्लोबल सिस्टम आम लोगों की भलाई से ज्यादा एलीट एजेंडा को फेवर करता है और IMF और WTO जैसे ऑर्गेनाइजेशंस कैसे चुपचाप ऐसे फैसले पुश करते हैं जिनका असर हम सब पर पड़ता है। बने रहिए ये देखने के लिए कि असल दुनिया में प्रभाव कैसे काम करता है। आज की हेडलाइंस के पीछे छिपे मोटिवेशंस को जानें और वो ज्ञान हासिल करें जिससे आप हर दिन सुने जाने वाले नैरेटिव्स पर सवाल उठा सकें। देखते रहिए, आप दुनिया को फिर कभी उसी नज़र से नहीं देख पाएंगे। यदि आप ये पुस्तक सारांश पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं या देख रहे हैं तो कृपया अंत तक बने रहें। ये वीडियो, इसका ऑडियो और इसके स्क्रिप्ट कॉपीराइट द्वारा संरक्षित हैं। बिना अनुमति के इनका पुनरुत्पादन, वितरण या पायरेट करना कड़ाई से मना है और इसके लिए कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। वेलकम टू सोसाइटी कल्चर हिंदी बुक समरी, एपिसोड 6। इस एपिसोड में हम जिस किताब की सामग्री पर चर्चा करेंगे वो 2016 साल में प्रकाशित हुआ है। किताब का नाम है हु रूल्स द वर्ल्ड, एक्सप्लोर द हिडन पावर्स दैट गवर्न आवर वर्ल्ड टुडे। ये किताब का लेखक है नोआम चॉम्स्की। हु रूल्स द वर्ल्ड बुक समरी का पहला अध्याय, 11 सितंबर की 2 कहानियां। क्या हो अगर एक ही तारीख 2 बिल्कुल अलग कहानियां सुनाए? 11 सितंबर कैलेंडर की सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये इतिहास के 2 बहुत ताकतवर पलों को समेटे हुए हैं। दोनों ही हिंसा से भरे हुए थे और दोनों के पीछे पॉलिटिक्स थी। सबसे पहले 1973 के बारे में सोचिए। चिली में साल्वाडोर अलेंदे नाम के एक प्रेसिडेंट थे। वो अपने लोगों के लिए बदलाव लाना चाहते थे। फिर 11 सितंबर को एक US बैक्ड फोर्स ने हमला कर दिया। मिलिट्री ने अलेंदे की सरकार का तख्ता पलट कर दिया। जनरल ऑगस्टो पिनोशे ने सत्ता संभाली। उनका शासन बहुत क्रूर था। विरोध करने वालों को जेल में डाल दिया गया। कुछ लोग हमेशा के लिए गायब हो गए। टॉर्चर एक हथियार बन गया। ये तख्ता पलट अकेला नहीं था, ऐसी ही टैक्टिक्स पूरे लैटिन अमेरिका में फैली। कोलंबिया में US ऑफिसर्स ने पैरामिलिट्री स्क्वाड को ट्रेन किया। उन्होंने किसानों और एक्टिविस्ट्स का शिकार किया। ग्वाटेमाला और अर्जेंटीना में सीक्रेट फोर्सेस ने भी यही किया। उन्होंने इसे कम्युनिज्म के खिलाफ लड़ाई का नाम दिया। लेकिन कई जाने गई, परिवार डर में जी रहे थे। इन संदिग्ध सरकारों के राज में उम्मीद खत्म हो गई। अब सीधा 2001 पर आते हैं। न्यूयॉर्क सिटी में 2 टावर शान से खड़े थे। एक और 11 सितंबर को प्लेन्स ने उन पर हमला कर दिया। लगभग 3000 लोग मारे गए। पेंटागन पर भी हमला हुआ। अमेरिका को यह हमला बहुत गहरा लगा। माहौल गुस्से वाला हो गया। प्रेसिडेंट बुश ने वॉर ऑन टेरर का ऐलान किया। सेना अफगानिस्तान में घुस गई। बाद में उन्होंने इराक पर भी हमला किया। ये युद्ध सालों तक चलते रहे। इसकी कीमत ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में थी। दोनों तरफ से जाने गई। काबुल और बगदाद की जमीन हिल गई। शहर बर्बाद हो गए। आलोचकों का कहना है कि इन युद्धों ने उसी दुश्मन की मदद की जिससे वे लड़ रहे थे। उनका तर्क है कि अमेरिका एक अजीब तरह से टेरर का सहयोगी बन गया। कुछ कोनों में बिन लादेन का मैसेज और भी मजबूत हो गया। इन दोनों दिनों को क्या जोड़ती है? ये दोनों दिखाते हैं कि पावर का इस्तेमाल कैसे होता है। एक दिन एक डेमोक्रेसी को उसकी ही सेना ने कुचल दिया। दूसरे दिन एक डेमोक्रेसी ने एक हमले के बाद पलटवार किया। दोनों ही काम बड़ी भलाई का दावा करके किए गए थे, लेकिन दोनों बार सबसे ज्यादा नुकसान आम लोगों को हुआ। दोनों बार फ्रीडम और सिक्योरिटी जैसे आदर्शों को तोड़ मोड़ दिया गया। ये दोहले मानदंडों का एक सबक है। डेमोक्रेसी का बचाव किया गया या उसे खत्म कर दिया गया। टोटलिटेरियनिज्म की निंदा की गई या उसे स्थापित किया गया। सब कुछ इस बात पर आधारित था कि स्ट्रेटेजिक लक्ष्य क्या पूरा हो रहा है। ये दोनों 11 सितंबर हमें याद दिलाते हैं कि हमें चीज़ों को और करीब से देखना चाहिए। वे हमें चेतावनी देते हैं कि हम सुनी सुनाई कहानियों पर सवाल उठाएं। वे हमसे पूछते हैं कि क्या नियम वाकई सबके लिए लागू होते हैं, और वे हमें चुनौती देते हैं कि हम हर बड़ी घटना के पीछे की इंसानी कीमत को याद रखें। हु रूल्स द वर्ल्ड बुक समरी का दूसरा अध्याय, दुनिया की अनसुनी आवाजें।
क्या हो अगर जिस दुनिया की हम बात करते हैं वो असल में सत्ता में बैठे कुछ लोगों की ही आवाज़ हो। 13 फरवरी 2008 को हिजबुल्लाह के एक बड़े लीडर इमाद मुगनिया की दमिश्क में हत्या कर दी गई थी। बहुत से लोग मानते हैं कि इसे इजरायली और अमेरिकन स्पाई एजेंसीज ने प्लान किया था। मुगनिया का नाम हिंसा की बड़ी घटनाओं से जुड़ा था। वेस्ट के न्यूज़ आउटलेट्स ने उसकी मौत पर खुशी मनाई। उन्होंने कहा कि उसामा बिन लादेन के बाद दुनिया का सबसे वांटेड मिलिटेंट आखिरकार खत्म हो गया। लेकिन क्या ये वाकई पूरी दुनिया की राय थी? जब हम दुनिया शब्द सुनते हैं तो हम धरती पर मौजूद हर इंसान के बारे में सोचते हैं। असल में इसका मतलब अक्सर वॉशिंगटन और लंदन जैसी जगहों के पॉलिटिकल और मीडिया एलीट से होता है। 11 सितंबर 2001 के बाद यूएस की हेडलाइंस ने दावा किया कि दुनिया ने प्रेसिडेंट बुश के अफगानिस्तान पर हमलों का समर्थन किया। फिर भी ग्लोबल पोल्स में लगभग कोई सपोर्ट नहीं दिखा। मेक्सिको में सिर्फ 2% लोग युद्ध चाहते थे। ज्यादातर लोग इसके बजाय एक शांतिपूर्ण समाधान चाहते थे। चलिए एक और घटना को देखते हैं। 1985 में अकीले लॉरो नाम के क्रूज शिप को हाईजैक कर लिया गया था। व्हीलचेयर पर बैठे एक अमेरिकन लियोन क्लिंगहोफर को मारकर जहाज से बाहर फेंक दिया गया। हर जगह लोग बहुत गुस्से में थे। उन्होंने इसे टेररिज्म कहा, और ये था भी। लेकिन उस घटना की वजह क्या थी? कुछ महीने पहले ट्यूनीशिया में एक इजरायली मिलिट्री स्ट्राइक में 75 सिविलियंस मारे गए थे। ट्यूनीशिया यूनाइटेड स्टेट्स का एक सहयोगी था। यूएस लीडर्स के पास हमले की इंटेलिजेंस थी। उन्होंने किसी को चेतावनी नहीं दी। ये डिटेल बड़ी कहानी में कहीं खो जाती है। कुछ ही मील दूर एक और भी ज्यादा घातक हमला हुआ था। बेरूत में जुमे की नमाज के बाद एक कार बॉम्ब फटा। 80 सिविलियंस मारे गए। उनमें कई औरतें और लड़कियां थीं। ये हमला शेख मोहम्मद हुसैन फदल अल्लाह को मारने के लिए किया गया था। ये नाकाम रहा, लेकिन सिविलियंस का नुकसान बहुत बड़ा था। CIA ने यूके और सऊदी अरब की मदद से उस बॉम्बिंग को सपोर्ट किया था। फिर भी इसे टेररिज्म नहीं कहा गया, इसे डिफेंस के तौर पर पेश किया गया। इन घटनाओं के बीच असली फर्क क्या है? ये इस बात पर निर्भर करता है कि कार्रवाई कौन कर रहा है। जब हिजबुल्लाह जैसे ग्रुप्स हिंसा करते हैं तो उन्हें टेररिस्ट करार दिया जाता है। जब इजरायल या यूनाइटेड स्टेट्स जैसे बड़े देश युद्ध छेड़ते हैं तो वे इस लेबल से बच जाते हैं। सरकारें हत्या के लिए अक्सर 3 शब्दों का इस्तेमाल करती हैं: इरादे से की गई हत्या, गलती से हुई हत्या और पहले से जानकारी होने पर की गई हत्या जिसमें कोई स्पेसिफिक इरादा न हो। टेररिस्ट एक्ट्स पहले बॉक्स में आते हैं। सरकारी हत्याओं को एक्सीडेंट्स या ज़रूरी कार्रवाइयों के रूप में दिखाया जाता है। इस तरह ताकतवर देश टेररिज्म के नैतिक और कानूनी आरोपों से बच जाते हैं। भाषा में ये बदलाव स्ट्रेटेजिक है। किसी चीज़ को टेररिज्म कहने से शर्मिंदगी और कानूनी सीमाएं आती हैं। इसे डिफेंस या एक्सीडेंट का लेबल देने से ऐसा नहीं होता। जब एलीट्स दुनिया की बात करते हैं तो वे अपना नज़रिया आगे बढ़ाते हैं। वे अपने हितों की रक्षा करते हैं। लेकिन दुनिया भर के आम लोगों से पूछिए कि वे असल में किससे डरते हैं। ज़्यादातर लोग मिलिटेंट ग्रुप से पहले बड़ी सरकारों की ओर इशारा करेंगे। इन देशों के पास सेनाएं, बजट और पूरे इलाके को बदलने की ताकत होती है। उनके काम किसी एक हाईजैकिंग या बॉम्बिंग से ज़्यादा मलबा और ज़्यादा टूटी हुई जिंदगियां छोड़ सकते हैं। तो अगली बार जब आप सुने कि दुनिया कहती है तो रुकिए और पूछिए कि आप किसकी दुनिया की बात सुन रहे हैं। हु रूल्स द वर्ल्ड बुक समरी का 3रा अध्याय, बड़े पैसे की छाया। क्या हो अगर जिन लोगों को आप वोट देते हैं वे असल में इंचार्ज ही ना हो? जरा सोचिए, देशों की सरकारें हेडलाइंस तो बनाती हैं, लेकिन एक और ताकत भी काम कर रही है। एडम स्मिथ ने कभी इन्हें मास्टर्स ऑफ मैनकाइंड कहा था। उस समय वे इंग्लैंड के व्यापारी और निर्माता थे। आज वे बड़े बड़े बैंक्स और विशाल कंपनियां हैं। जॉन ड्यूई ने बहुत पहले ही चेतावनी दे दी थी। उन्होंने कहा था कि पॉलिटिक्स हमेशा बड़े बिजनेस के पीछे चलती है। जब तक ये नहीं बदलता तब तक असल में कुछ भी नहीं बदलता। देखिए कि कैसे पैसा यूएस में पॉलिटिक्स को आकार देता है। 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस ने जोरदार झटका दिया। ज्यादातर लोग नौकरियों को लेकर परेशान थे। वे काम खोजने में मदद चाहते थे, लेकिन पॉलिटिकल लीडर्स बड़े बैंक्स के इशारे पर कटौती के पीछे पड़े थे। उन्होंने कहा कि एक छोटा डेफिसिट टॉप प्रायोरिटी है। फिर भी 4 में से 3 अमेरिकन एक ऐसा डेफिसिट प्लान चाहते थे जिसमें सुपर वेल्दी लोगों पर टैक्स लगे। ये 72% वोटर्स थे। फिर भी लीडर्स ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। ओबामा की टीम ने कदम उठाया। उन्होंने सबसे पहले वॉल स्ट्रीट को बचाया। उन्होंने एक छोटा स्टिमुलस प्लान भी पास किया। ये मुसीबत में पड़े कई परिवारों के लिए बहुत छोटा था,
उसी समय उन्होंने एसईसी के लिए बजट में कटौती कर दी। ये वो एजेंसी है जो वॉल स्ट्रीट पर नजर रखती है। एसईसी के लिए कम पैसे का मतलब था बड़े बैंक्स पर कम जांच। इस कदम ने फाइनेंशियल वर्ल्ड की फिर से मदद की। ये कहानी 2008 में शुरू नहीं हुई, ये दशकों से बढ़ रही है। 1970 के दशक से फैक्ट्रियां विदेशों में चली गई। जो नियम कभी पैसे को काबू में रखते थे वे हटा दिए गए। फ्री मार्केट आइडियाज ने कहा कि कम सरकार बेहतर है। इससे कुछ लोगों के लिए और ज्यादा दौलत पैदा हुई। सीईओज और टॉप कमाने वाले और भी अमीर होते गए। एक बड़ा कैंपेन चलाने के लिए लीडर्स को बहुत सारा पैसा चाहिए था, तो उन्होंने इन अमीर डोनर्स का रुख किया। बदले में उन्होंने ऐसे नियम बनाए जिनसे डोनर्स को सबसे ज्यादा फायदा हुआ। सबसे बड़े बैंक्स में से एक सिटी ग्रुप में तो इस ट्रेंड पर स्टडी भी की थी। उन्होंने दुनिया को 2 ग्रुप्स में बांट दिया। एक को उन्होंने प्लूटोनमी कहा, यानी बहुत ज्यादा अमीर लोग। दूसरे को उन्होंने ग्लोबल प्रिकेरिएट नाम दिया। ये ग्रुप बाकी सभी लोगों का है। सिटी ग्रुप ने इन्वेस्टर्स से कहा कि वे प्लूटोनमी पर दाव लगाएं। उनके स्पेशल प्लूटोनमी स्टॉक बास्केट ने 1985 से बाकी मार्केट को पीछे छोड़ दिया। इसका मतलब था कि अमीर चाहे कुछ भी हो और अमीर होते गए। जब बड़ा पैसा फैसले लेता है तो सबसे अमीर और बाकी सभी के बीच की खाई सिर्फ बढ़ती है। मास्टर्स ऑफ मैनकाइंड सिर्फ तुरंत होने वाले फायदे पर ध्यान देते हैं। वे ज्यादातर लोगों की लॉन्ग टर्म जरूरतों के बारे में नहीं सोचते। जब तक उनके पास पावर है, बदलाव धीमा ही रहेगा। और इसका मतलब है कि हम बाकी लोगों को मुश्किल सवाल पूछने होंगे। दुनिया पर असल में राज कौन करता है और हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं? हु रूल्स द वर्ल्ड बुक समरी का 4थे अध्याय, अपने अधिकार जाने। क्या आपने कभी सोचा है कि 1215 का एक डॉक्यूमेंट आज भी क्यों मायने रखता है? मैग्ना कार्टा ने कुछ बहुत बड़ा किया था। इसने दिखाया कि एक राजा को भी कानून का पालन करना पड़ता है। इसने उन कई नियमों के लिए मंच तैयार किया जिन्हें हम आज इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले इसने हमें हेबियस कॉर्पस दिया। इसका मतलब है कि कोई भी आपको एक फेयर ट्रायल के बिना बंद नहीं कर सकता। फिर आया चार्टर ऑफ द फॉरेस्ट। इसमें कहा गया था कि लोग साझा जमीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जंगल, नदियां और खेत जैसी चीजें रोज की जिंदगी के लिए बहुत जरूरी थी। वे सिर्फ अमीरों की नहीं बल्कि सबकी थीं। समय के साथ कई देशों ने मैग्ना कार्टा के आधार पर अपने कानून बनाए। यूनाइटेड स्टेट्स ने तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए भी इसके आइडियाज उधार लिए। लेकिन क्या ये अधिकार आज भी सुरक्षित है? हमेशा नहीं। सरकारें और बड़ी कंपनियां अक्सर उन चीजों पर कब्जा करने की कोशिश करती हैं जो कभी सबकी हुआ करती थी। उदाहरण के लिए एल साल्वाडोर ने अपनी जमीन को एक बहुत बड़ी सोने की खदान से बचाने की कोशिश की। वर्ल्ड बैंक ने माइनिंग कंपनी का साथ दिया और एल साल्वाडोर पर केस भी कर दिया। ये दिखाता है कि कैसे मॉडर्न ताकतें कानूनी दाव पेच का इस्तेमाल करके वो चीजें छीन लेती हैं जो हम सबकी हैं। लोग अक्सर इन लड़ाइयों के लिए ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स को दोष देते हैं। वे कहते हैं कि अगर हर कोई अपने हिसाब से काम करेगा तो साझा रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे। लेकिन नोबेल प्राइज विनर एलेनोर ऑस्ट्रम ने इसे गलत साबित किया। उन्होंने पाया कि लोकल ग्रुप्स दूर बैठी कॉरपोरेशन से बेहतर तरीके से फिश स्टॉक्स और पानी की देखभाल करते थे। जब कम्युनिटीज एक साथ काम करती हैं तो वे रिसोर्सेज को सुरक्षित रख सकती हैं। एक और पुरानी ट्रिक है जिसे टेरा न्यूलियस कहते हैं। इसका मतलब है किसी की नहीं जमीन। कॉलोनियल ताकतों ने इस आइडिया का इस्तेमाल मूल निवासियों से जमीन छीनने के लिए किया। उन्होंने ऐसा बर्ताव किया जैसे जंगल, खेत और नदियां खाली थी। सच तो यह है कि उन जमीनों की देखभाल पीढ़ियों से लोकल लोग कर रहे थे। मैग्ना कार्टा हमें यह भी याद दिलाता है कि अधिकारों को गलत तरीके से सीमित किया जा सकता है। जब यूएस ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखा तो उसने फ्री मैन के लिए सुरक्षा का वादा किया, लेकिन गुलाम बनाए गए लोगों को छोड़ दिया। 3/5 कॉम्प्रोमाइज ने तो ब्लैक लोगों को एक पूरे इंसान से भी कम गिना। गुलामी खत्म होने के बाद भी वेग्रेंसी रूल्स जैसे नए कानून ब्लैक कम्युनिटीज को निशाना बनाते रहे। ये दिखाता है कि कैसे अधिकारों को कुछ खास ग्रुप्स को मदद करने के बजाय नुकसान पहुंचाने के लिए तोड़ा मरोड़ा जा सकता है। आज हमारे कॉमन्स और आज़ादी के लिए लड़ाई जारी है। बड़ा पैसा और ताकतवर देश हमारे अधिकारों को कम करने के लिए कानूनों का इस्तेमाल करते हैं। फिर भी मैग्ना कार्टा स्थायी सिद्धांतों के तवत्तो के तौर पर खड़ा है। ये हमें बताता है कि जस्टिस और फेयरनेस हमें रास्ता दिखा सकते हैं, भले ही ताकतें हमारे अधिकारों को कमज़ोर करने की कोशिश करें। ये बुक चैप्टर इन संघर्षों में और गहराई से उतरेगा। आप देखेंगे कि कैसे पुराने आइडियाज़ नई लड़ाइयों को आकार देते हैं। आप जानेंगे कि इन अधिकारों को जानना आपके और आपकी कम्युनिटी के लिए क्यों ज़रूरी है। बने रहिए ये जानने के लिए कि आम लोग कैसे उस चीज़ की रक्षा कर सकते हैं जो हम सभी के लिए बनाई गई थी।
हु रूल्स द वर्ल्ड बुक समरी का 5वां अध्याय। आधी रात की ओर टिक टिक। क्या आपने कभी ऐसी घड़ी के बारे में सुना है जो हमें दुनिया के अंत की चेतावनी देती है? यह है डूम्सडे क्लॉक। इसे टॉप साइंटिस्ट्स ने बनाया था। ये समय नहीं दिखाती, ये दिखाती है कि हम तबाही के कितने करीब हैं। जब इसकी सुइयां आधी रात के और करीब जाती हैं तो ग्लोबल कैटास्ट्रोफी का खतरा बढ़ जाता है। 2015 में घड़ी आधी रात से 3 मिनट दूर थी। 2 खतरों ने इसे इतना करीब ला दिया। एक है क्लाइमेट चेंज। आइस शीट्स तेजी से पिघल रही हैं, समुद्र का लेवल बढ़ रहा है। अगर हम कुछ नहीं करते हैं तो न्यूयॉर्क और मुंबई जैसे शहर डूब सकते हैं। दुनिया के लीडर्स ने एमिशंस कम करने के लिए डील की, लेकिन कई प्लान्स कम पड़ जाते हैं। कुछ देश तो इसमें शामिल होने से भी इनकार कर देते हैं। इससे गर्मी को धीमा करना मुश्किल हो जाता है। दूसरा खतरा है न्यूक्लियर वेपन्स। पहले बॉम्ब्स के बाद से हम एक से ज़्यादा बार पूरी न्यूक्लियर वॉर के करीब आ चुके हैं। 1983 में स्टैनिस्लाव पेट्रोव नाम के एक सोवियत ऑफिसर को एक फॉल्स अलार्म मिला। उसमें बताया गया कि यूएस मिसाइल्स आ रही हैं। पेट्रोव ने पलटवार न करने का फैसला किया। उनके इस शांत फैसले ने दुनिया को एक भयानक गलती से बचाने में मदद की। लेकिन आज और भी देश बड़े बड़े आर्सेनल्स बना रहे हैं। नॉर्थ कोरिया और दूसरे देश पावर हासिल करने की होड़ में हैं। ये हथियार फायर करने के लिए तैयार रहते हैं। इसका मतलब है कि एक गलत कदम तबाही ला सकता है। तो ये आपके लिए क्यों मायने रखता है? ये घड़ी दिखाती है कि असल में पावर किसके पास है। ये सिर्फ पॉलिटिशियंस नहीं है, ये बड़ी कंपनियां और सीक्रेट ग्रुप्स भी हैं। ये सभी हमारे भविष्य को आकार देते हैं और वे अक्सर अपने फायदे के लिए काम करते हैं। वे हम बाकी लोगों के बारे में नहीं सोचते। ये किताब बताएगी कि दुनिया पर असल में राज कौन करता है। ये दिखाएगी कि उनके फैसले कैसे हम सबको खतरे में डालते हैं। साथ ही ये भी बताएगी कि हम बदलाव के लिए कैसे आवाज़ उठा सकते हैं। क्योंकि अगर हम एक्शन नहीं लेंगे तो आधी रात बहुत जल्द आ जाएगी और शायद घड़ी की सुइयों को रीसेट करने के लिए कोई बचेगा भी नहीं। हु रूल्स द वर्ल्ड बुक समरी का निष्कर्ष। जागरूक रहें। आपने अभी अभी देखा कि हमारी दुनिया में पावर असल में कैसे काम करती है। देश, बड़े ग्रुप्स, बैंक्स और बड़ी कंपनियां ज्यादातर पावर अपने हाथ में रखती हैं। आपने जाना कि ये प्लेयर्स अक्सर अपने खुद के लक्ष्यों को पहले रखते हैं। कभी कभी वे इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं कि लोग क्या चाहते हैं या सबके लिए सबसे अच्छा क्या है। आपने इतिहास से और आज की दुनिया से उदाहरण देखे। आपने देखा कि क्लाइमेट चेंज और न्यूक्लियर वेपन्स के खतरे की वजह से ध्यान देना और भी जरूरी हो गया है। अब ये हम पर है कि जो हमें बताया जाता है हम उस पर सवाल उठाएं। ये हम पर है कि हम अपनी आवाज उठाएं और बदलाव के लिए जोर दें। अगर काफी लोग इसमें शामिल हो जाएं तो हम रूलिंग एजेंडा को चैलेंज कर सकते हैं। हम अपने लीडर से हमारी असली ज़रूरतों पर काम करने के लिए कह सकते हैं और हम अपने प्लैनेट और अपने भविष्य की रक्षा कर सकते हैं। नोम चॉम्स्की की किताब हु रूल्स द वर्ल्ड की ये बुक समरी देखने के लिए धन्यवाद। आपकी आवाज़ मायने रखती है। कृपया कमेंट्स में अपने विचार शेयर करें और हमें बताएं कि आप क्या सोचते हैं। दूसरी बुक समरी भी सुने। डिस्क्लेमर: इस सामग्री की कोई भी डिजिटल कॉपी जिसे पायरेसी या बिना अनुमति डाउनलोड करके साझा यानी शेयर किया जाता है या किसी ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपलोड किया जाता है, उसे कॉपीराइट कानून के अनुसार स्पष्ट अपराध माना जाएगा। पायरेसी एक गंभीर अपराध है और इसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा कॉपीराइट उल्लंघन के कारण आपके चैनल या पेज या वेबसाइट पर स्ट्राइक लगाया जा सकता है, यहाँ तक कि उसे डिलीट भी कर दिया जा सकता है। अतः कृपया पायरेसी ना करें और पायरेसी का समर्थन ना करें। ये सामग्री उल्लेखित पुस्तक के संदर्भ स्रोत पर आधारित है। हालांकि इसमें मानवीय या यांत्रिक त्रुटियों के कारण कुछ अनांचित गलतियां या असंगतताएं हो सकती हैं। यदि आप कोई गलती या असंगतता पाते हैं तो कृपया हमें क्षमा करें और टिप्पणी यानी कमेंट या फिर संदेश यानी मैसेज के माध्यम से हमें सूचित करें। यदि आपको इस पुस्तक का सारांश यानी बुक समरी की सामग्री पसंद आता है और आप पुस्तक का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो कृपया ऑनलाइन या ऑफलाइन किताब की दुकान से इस पुस्तक को खरीद कर पढ़ने का प्रयास करें। थैंक यू वेरी मच।